Good afternoon, one and all. I, Naveen Kumar, welcome you all for virtual in-house training on Joyful Mathematics by Manjeet Kaur. I deeply thanks COE Patna, Mr. Tarun Kumar, for giving us this opportunity. Over to you, Manjeet ma'am. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. First of all, I'm thankful to COE Patna Tanu Kumar and the school administration, my manager, ma'am, Mrs. Ragini Rai, and I'm principal, sir, Mr. Rahul Kumar Singh, and my Brightline School family for giving me this platform. The topic for today's in-house training is joyful mathematics. First of all, I said joyful mathematics. Many of them have said, what is joy in maths? Mathematics is a very difficult subject, but trust me, if you do this subject, by if you do this subject interesting way, innovative तरीके से करेंगे तो you will be enjoying. So, because maths is all around us in our everything we do. हम जो कुछ करते हैं हमारी गेमिंग करते हैं वहां भी मैथ्स यूज होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एवरीथिंग इज मैथ्स बट फिर भी ये सब्जेक्ट बहुत से बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है और बहुत से बच्चे से डिसलाइक करते हैं सो हियर आई डोंट टेल यू कि व्हाई द किड्स इसे बहुत ज्यादा एंजॉय क्यों करते हैं या इसे हेट क्यों करते हैं मैं यहाँ आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी आई विल नेवर टेल यू हियर कि व्हाई दिस सब्जेक्ट इज मोस्ट लाइक और डिसलाइक बाय द स्टूडेंट इसे बच्चे पसंद या नापसंद क्यों करते हैं बिकॉज माय टॉपिक इज जॉयफुल मैथमेटिक्स सो हियर आई टेल यू अबाउट द सम आइडियाज जिसे आप अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में यूज करके इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बता सकते हैं सो बच्चों के लिए आइडियाज बताने से पहले हियर आर सम एक्टिविटीज जो मैं चाहूंगी कि आप करें देयर इज अ फर्स्ट एक्टिविटी टेस्ट योर IQ so there is a question join the two boxes of same number without over crossing the line दो बॉक्सेस के जो नंबर हैं जो सेम नंबर हैं उन्हें आपको ज्वाइन करना है विदाउट क्रॉसिंग द लाइन So Nitu ma'am has raised hands. Yes, ma'am. Yes. So Nitu ma'am बताइए हम इसे कैसे कर सकते हैं? मैम एट फर्स्ट तो हम लोग इसे 2 को पहले नीचे से 2 से लेके जा सकते हैं मैच कर सकते हैं वो 2 के नीचे से लेके जाओ ओके ओके यस मैम आई विल डू इट एंड 1 को 1 से हम लोग ऊपर से मैच कर सकते हैं मैम फर्स्ट आई डू द 2 को मैंने 1 के नीचे से क्रॉस किया और उसे ले गई ओके एंड 1 को मैम 1 के ऊपर से 2 के ऊपर से 1 को लेकर मैच कर सकते हैं 2 के ऊपर से मैं 1 को ले गई ओके मैम देन एंड 3 को मैम ये मिडिल से लेकर हम 1 के मिडिल से लेकर 3 एंड 1 के इसे हम 3 से मैच कर सकते हैं 3 एंड 1 के मिडिल से जी जी यस मैम तो वहां तो 3 और 1 के बीच में लाइन है और हमें लाइन क्रॉस नहीं मैम 3 1 से अंदर में डालकर 2 से लेकर आकर हम लोग यहाँ से मैच ओके मैम सो 3 देन मैम 2 उसके बाद 2 के ऊपर से लेकर जाएंगे मैम यस मैम उसके ऊपर से नीचे लाएंगे मैम उसके बाद 3 में मैच करेंगे ओके मैम थैंक यू मैम तो आपने देखा कि हमने जो है अगर थोड़ा सा अपना माइंड लगाया ब्रेन लगाया IQ तो हमने इस सम को सॉल्व कर लिया ओके थैंक यू नीतू मैम ओके so this is our first IQ then there is a second question move just one matchstick to fix the equation मैंने एक इक्वेशन लिखा है 6 + 4 = 4 बट 6 + 4 = 4 तो नहीं होता है तो हमें सिर्फ यहाँ एक मैच स्टिक्स को अपनी जगह से हटाना है और उस इक्वेशन को सही कर देना है सो एनीवन जो इस आंसर का जवाब मुझे दे कैन आई टेल मैम यस मैम ये जो 6 के नीचे जो मैम ये हॉरिजॉन्टल लाइन है
यस मैम, अगर हम उस मैचस्टिक को हटाकर, यस मैम, मैंने हटा दिया। जो वर्टिकल लाइन है, सॉरी, ये वर्टिकल लाइन को हटाकर अगर हम इसको कर दें, 4 के ऊपर डाल दें, किसके ऊपर फिक्स कर दूं मैम? आंसर में जो 4 है, आंसर जो 4 के यस, ऊपर को फिक्स कर देंगे। ओके मैम। So their answer is 5 plus 4 is equal to 9. Thank you Ina ma'am. Okay, okay ma'am. But maybe I think इसके एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं, इक्वेशन और बनाया जा सकता है। Anyone? यस मैम। Yes ma'am. Yes ज्योति मैम। हाँ मैम, आप 6 को 8 कर दीजिए। मैम 6 को 8 कहाँ से करूं? कौन सी हाँ, वो मैट्रिक्स से? प्लस का जो साइन है मैम, उसमें से एक स्टिक लीजिए और Yes 8 बना ma'am. दीजिए, और Yes माइनस ma'am. हो जाएगा 6 माइनस 8 बनाइए यहाँ पे एक Yes जगह ma'am. का। हाँ, 8 8 minus 4 माइनस is 4 इज equal इक्वल to टू 4। 4. So you see, Yes, ma'am. if we enjoy, अगर हम एक्टिविटी बेस्ड करते हैं तो हमें मजा आता है। तो इफ आई विल डू, अगर हम इसे अपनी क्लास में यूज करें तो बच्चे कितना एंजॉय करेंगे। ओके, सो उन्हें भी इस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट आ जाएगा और उसे वो एंजॉय कर पाएंगे। तो मैथ्स को जॉयफुल बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट डू टू बिग थिंग्स, हमें बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। वी कैन डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अगर हम छोटी छोटी आइडियाज को अपने क्लासरूम में अगर यूज करें तो हम इस सब्जेक्ट को जॉयफुल बना सकते हैं। इफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज इनोवेटिव आइडियाज, यानी जब भी आप अपनी क्लास में एंटर करें कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो आप कुछ नए आइडियाज के साथ जाएं। ये नहीं कि हमने बुक खोली, चैप्टर निकाला एंड डू द सम्स, इससे बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ हमेशा उन्हें नए आइडियाज देते रहने चाहिए कि हम इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं ये नहीं बताऊंगी कि बच्चे इस सब्जेक्ट से पसंद या नापसंद क्यों करते हैं, इसे पसंद करें, हम कैसे कुछ आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें, मैं उनके बारे में आगे बात करूंगी। ओके, नेक्स्ट, कनेक्टिंग मैथमेटिक्स विथ डे टू डे लाइफ। कनेक्टिंग मैथमेटिक्स विथ डे टू डे लाइफ, जैसा कि मैं कनेक्टिंग मैथमेटिक्स विद डे टू डे लाइफ, यानी जो मैथ्स है हमारी लाइफ में रोज है। जैसा कि मैंने कहा, आप जो गेम्स खेलते हैं बच्चे, या हम जो कुकिंग करते हैं, या कोई भी वर्क जिसके लिए हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है, तो कोई भी चैप्टर पढ़ाने के लिए उसे डे टू डे लाइफ के साथ यूज कीजिए। ओके, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इन क्लासरूम, कोई ना कोई एक्टिविटी, अगर शेप्स पढ़ाना है, शेप्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड, उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटीज के साथ हमें से क्लासरूम में अप्लाई करना चाहिए। बड़ी अब फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं, बट उन्हें कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है, कैसे करें, कैसे होगा, मुझसे तो बनेगा ही नहीं, ऐसा उन्हें फील नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्निक्स का जमाना है, इंटरनेट, गूगल, तो हम कुछ टेक्निक्स का कुछ उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट दे सकते हैं। ट्रिक्स, आइडियाज या पिक्चर्स या फ्लैश कार्ड के थ्रू भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन द क्लासरूम, हमेशा एक कंपटीशन की भावना रखें, लेकिन हेल्दी। ये नहीं कि तुम फर्स्ट आओगे तो ये, जैसे कि हम बोलते हैं फर्स्ट आए तो पढ़े तो घड़ी, बाद में नहीं तो छड़ी, ऐसा कुछ नहीं। अगर बच्चे को नहीं आ रहा है, उसे एक नहीं 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं, क्योंकि हमारे क्लासरूम में हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ एक बार में समझ जाते हैं, कुछ को 1 से 2 बार समझाना पड़ता है, कुछ अपने फ्रेंड्स के थ्रू समझते हैं। उन्हें हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हमेशा दीजिए क्लासरूम में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एंड देन लास्ट, रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस। जब वो कुछ अच्छा करें तो उसके लिए उन्हें प्राइज भी दिया जाए। सो
जैसा कि मैंने कहा, व्हाई डू वी इनोवेटिव टीचिंग इन द क्लासरूम। बस जैसे कि मैंने आपको पीछे ही कहा कि इनोवेटिव आइडियाज, तो व्हाई डू वी नीड इनोवेटिव आइडियाज इन द टीचिंग इन द क्लासरूम, स्पेशली इन मैथ्स, बिकॉज वी नीड टू ब्रेक द लैक ऑफ इंटरेस्ट। इस सब्जेक्ट के प्रति जो बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, उसे कम करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लाने की जरूरत है। इस बोरिंग सब्जेक्ट को जॉयफुल बनाने की जरूरत है। ओके, सो हमें करना कुछ नहीं है। हम जब भी कोई टॉपिक लें, जैसे कि मैंने यहाँ एक टॉपिक लिया है डेटा हैंडलिंग, जो कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। व्हाट इज डेटा हैंडलिंग? डेटा हैंडलिंग इज द इंफॉर्मेशन। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, उसे हमें अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिया है डेटा हैंडलिंग। रमन हैज 10 बिस्किट्स, विल यू हेल्प हिम डेकोरेट द बिस्किट फॉर हिज पार्टी। मैंने क्लासरूम में गई, मैंने बोला बच्चों को कि रमन जो है उसके पास 10 बिस्किट है, क्या आप उसे हेल्प करोगे इस बिस्किट्स को डेकोरेट करने के लिए, पार्टी के लिए? माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी बिस्किट्स हैव नो डेकोरेशन। बच्चे बोलेंगे मैम कैसे डेकोरेट करना है, क्या करना है? मैं उन्हें बताऊंगी करना क्या है। पुट आइसिंग ऑन एवरी सेकंड बिस्किट, रमन को लगानी है, एंड पुट अ चेरी ऑन एवरी थर्ड बिस्किट। हर थर्ड बिस्किट पर उसे चेरी लगानी है, एंड पुट अ चॉकलेट बटन फोर्थ बिस्किट। हर फोर्थ बिस्किट पर उसे चॉकलेट बटन लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रमन क्या करेगा? रमन करेगा वो सारे के सारे 10 बिस्किट्स को अरेंज कर लेगा और पुट आइसिंग ऑन एवरी सेकंड बिस्किट। तो 1 2 4 6 8 एंड 10, वो 5 बिस्किट्स के ऊपर चेरी लगा देगा, आइसिंग लगा देगा, सॉरी। देन उसे एवरी थर्ड बिस्किट के ऊपर चेरी लगानी है। देन वो काउंट करेगा नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 बिस्किट्स पे वो चेरी लगा। देन लेस्ट वो देखेगा कि उसे क्या करना है, एवरी फोर्थ बिस्किट पर से चॉकलेट बटन लगाना है। एवरी फोर्थ बिस्किट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 बिस्किट्स पर वो चॉकलेट बटन लगा देगा। हाउ मेनी बिस्किट्स हैव नो डेकोरेशंस? तो वो काउंट कर लेगा 1 2 एंड 3। 3 बिस्किट्स हैव नो डेकोरेशन। कितने बिस्किट्स को उसने डेकोरेट कर लिया? 1 2 3 4 5 6 7, उसने 7 बिस्किट्स को डेकोरेट कर लिया। दिस इज इस टाइप ऑफ डेटा हैंडलिंग। हम उन्हें बलून्स के थ्रू बता सकते हैं कि आप अपनी पार्टी में, जो बर्थडे पार्टीज में बलून्स लगाते हो, डेकोरेट करते हो, आपके पास 4 to 5 कलर्स के बलून्स हैं, आप उन्हें अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हो। या आपके पास घर में कितने तरह की टॉय कार्ड्स हैं, आप देखो, आप उन्हें डेटा हैंडलिंग में कर सकते हो कि मेरे पास बिग टॉय कार कितनी है, स्मॉल टॉय कार कितनी है। छोटी छोटी चीजें जिसे बच्चे बहुत मजा लेते हैं, देखते हैं कि नहीं, वो उनसे रिलेटेड है, एक्स्ट्रा नहीं है कुछ। मैं उनसे बाहर का डेटा नहीं उनसे मांग रही, वो उसे घर जाके फिर यूज टू हो जाते हैं, उसे करते हैं। तो उन्हें ये सब्जेक्ट टॉपिक अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट हम उन्हें स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए हम क्लास में गए, एंटर किया और मैंने कहा ओपन मैथ्स बुक चैप्टर 7 फैक्टर। आज हम लोग फैक्टर चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चे जो कि इंटेलिजेंट वन है वो तो बड़े खुश होंगे, मैम फैक्टर पढ़ाएंगी। उन्होंने फटाफट बुक कॉपी निकाली और वो शुरू हो जाएंगे। मैंने भी बोर्ड पर बताया व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर इज द डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर से डिवाइड होता है। फॉर्मूला लिखा, सम लिखे और बच्चों ने इसे कर। पर जो वो कहेंगे जिन्हें पसंद नहीं आता ये सब्जेक्ट, मैम फिर कोई नया सम दे रही है, इसे फिर से कॉपी करना पड़ेगा। बट अगर उसकी जगह मैं उन्हें कहूँ कि बच्चों आज हम लोग स्टोरी टेलिंग के थ्रू फैक्टर को पढ़ेंगे, देखिए उन्हें बहुत मजा आता है। स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या स्टोरी। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं स्टोरी टेलिंग में बेटा टॉपिक लूंगी फैक्टर, जिसके थ्रू आप सीखोगे कि किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकाला जाता है। इसके थ्रू आप शेयरिंग भी सीखोगे कि बांटना किसे कहते हैं, कोई भी चीज मिल बांट के करनी चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। यानी आपको
खुद से करने में मजा आएगा। अगर आज मैं बता दूंगी तो उसके बाद आप अपने आप खुद से कर लेंगे। बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हाँ कुछ तो नया है, क्योंकि बच्चों को हमेशा नई चीजें पसंद आती हैं। वो एक ही जैसी जगह पर ज्यादा देर टिक नहीं पाते। हम ये देखते हैं बच्चे एक गेम भी ज्यादा देर तक नहीं खेलते, उन्हें दूसरा गेम चाहिए होता है। तो फिर ये तो पढ़ाई है। ठीक, मैंने बोला स्टोरी जो है वो है फैक्टर भीम के बारे में। ये बच्चों का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, बहुत मजा आता है बच्चों को उसके बारे में जानने के लिए। भीम की स्टोरी। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर भीम। तो फैक्टर भीम जो है ढोलकपुर विलेज में रहता है, जहाँ पे एक फेमस स्वीट शॉप है टुनटुन आंटी की, जिसे सब लोग प्यार से टुनटुन मौसी कहते हैं। ये फैक्टर भीम कहाँ रहता है? वो रहता है ढोलकपुर विलेज में, और वहां पे एक फेमस स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है, जिसे टुनटुन आंटी की, जिसे बच्चे या सब लोग प्यार से टुनटुन मौसी कह के बुलाते हैं। ये वो बड़ा मजा आया। ओह, आई गॉट फुल मार्क्स। लेट मी सेलिब्रेट दिस मोमेंट बाय ईटिंग टुनटुन मौसीज यम्मी। भीम आज बहुत खुश है क्योंकि आज जो है उसे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। उसने जो है टेस्ट दिया है और उसे बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं और वो बहुत खुश है। वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता है बाय ईटिंग टुनटुन मौसी यम्मी लड्डू। वो टुनटुन मौसी के यम्मी लड्डूस खा के उसे सेलिब्रेट करना चाहता है। भीम टुनटुन मौसी की शॉप पे जाता है और उन्हें कहता है, मौसी, आई एम सो हैप्पी टुडे एज आई गॉट गुड मार्क्स, आई वांट टू ईट 12 लड्डूस टुडे। आज मुझे जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, मैं तो पूरे 12 लड्डूस खाऊंगा। मतलब मुझे जो है 12 लड्डूस चाहिए। आई गॉट फुल मार्क्स, गुड मार्क्स। मौसी कहती है, मौसी, ओह दैट्स ग्रेट, congratulations भीम, here are your 12 लड्डूस। ओह, बहुत अच्छी बात है भीम। सो ये लो, ये रहे तुम्हारे 12 लड्डू। मौसी उसे प्रेज करती है और उसे 12 लड्डूस देती है। इससे पहले कि कोई आ जाए, भीम डिसाइड हेलो, all the 12 laddus quickly so गुड that मॉर्निंग मैम। मैम भीम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम वहाँ पे रीनेमिंग का ऑप्शन ऑन कर दीजिए ना। yes ma'am, I can't hear you. मैम गुड मॉर्निंग मैम, मैम नैना हियर, वो रीनेमिंग का ऑप्शन ऑन कर दीजिए ना, उसमें पूजा से ज्वाइन किए हुए हैं। Let me eat all the 12 laddus quickly so that no one can see me. तो भीम जो डिसाइड करता है कि वो सारे के सारे 12 लड्डूस अकेले खा लेगा ताकि उसे कोई देखना। ऐसा बच्चे करते ही हैं, जब उनके हाथ में कोई चॉकलेट आती कि भैया ना देख ले, दीदी ना देख ले, मैं फटाफट उसे खा लूं। तो भीम के पास 12 लड्डू हैं, उसने सोचा वो अकेला खाएगा, यानी 1 into 12, 12 is equal to 1 into 12. When Bhim was about to eat the laddus, अभी भीम ने सोचा ही था कि वो लड्डू खा ले, his friend Chutki came and he thought he has to share equal laddus with her. When Bhim was about to eat the laddu, यानी भीम ने भी सोचा कि वो लड्डू खा ही ले, उसने रखे ही अपने पास, तभी उसकी एक फ्रेंड छुटकी उसके पास आ गई। चूंकि भीम ने अपनी मम्मी से या बड़ों से सीखा है कि कोई भी चीज मिल बांट के करनी चाहिए, उसने सोचा कि वो अपने सारे के सारे 12 लड्डू जो है नहीं अकेले खाएगा, वो छुटकी के साथ शेयर करेगा। शेयर करेगा यानी हाफ लड्डू वो छुटकी को देगा। तो 12 का हाफ भीम ने कैलकुलेट किया, 6 लड्डूज मेरे पास आएंगे और 6 लड्डूज छुटकी के पास आएंगे। तो 12 is equal to 2 multiply 6, यानी दो लोगों में लड्डू बट गए 2 times 6। बट ऐसा हुआ नहीं, तब तक में उनकी एक और फ्रेंड
ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया, भीम और छुटकी को, देन दे बिकम 3 नाउ, अब वो 3 हो गए। अभी तो वो 2 थे, पहले भीम अकेला, तो उसने सोचा वो 12 लड्डूस खा लेगा, छुटकी आ गई तो 6, देन एक और फ्रेंड ने उसे ज्वाइन कर लिया, then they become 3 now, so Bhim shared these 12 laddus among them. कि भीम ने अकेले खाना सीखा नहीं है, उसे पता वो इसे शेयर करेगा, तो भीम ने कैलकुलेशन किया कि अब जो है इन्हें 4 लड्डूस मिलेंगे, यानी 4 वो लेगा, 4 छुटकी एंड 4 थर्ड फ्रेंड। तो 12 को जब उसने 3 लोगों में किया तो 3 इक्वल टू 4, यानी 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 4। हर एक को जो है 4 लड्डूस मिलेंगे। सो नाउ केम देयर फ्रेंड जग्गू, तब तक में उनका एक फ्रेंड जग्गू भी उनके पास आ गया। सो ही अगेन चेंज हिज माइंड, उसने अपना माइंड फिर से चेंज किया एंड डिसाइडेड टू गिव 3 लड्डूस टू ईच। अब वो 4 फ्रेंड्स हो गए हैं, उसने सोचा कि वो जग्गू को भी लड्डू खाने के लिए देगा और वो लोग मिल बांट के इस लड्डूस को खाएंगे। तो अब जब वो 4 हो गए तो हर एक के पास कितने लड्डूस आएंगे? 3 लड्डूस आएंगे। ओके, तो 12, 4 लोगों में बट गए 12 लड्डू, तो 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12। ऐसा उन्होंने सोचा ही था कि अभी वो खा लें, तब तक में एट द एंड उनके बाकी जो 2 फ्रेंड्स थे उन्होंने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। एट द एंड द रिमेनिंग 2 फ्रेंड्स आल्सो ज्वाइन, बाकी जो 2 फ्रेंड्स थे उन्होंने भी उसे ज्वाइन कर लिया और वो हो गए 6। नाउ फाइनली भीम शेयर्ड ऑल द 12 लड्डूस अमंग 6 ऑफ। अब भीम ने सोचा कि वो अपने जो 12 लड्डूस हैं वो अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करेगा। तो कितने फ्रेंड्स हैं? 6। लड्डूस कितने हैं? 12। एवरीबडी गॉट 2 लड्डू, हर एक को कितने लड्डूस मिलेंगे? 2 लड्डू मिलेंगे, जिसे खा के उन्हें बहुत मजा आया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो 12 6 लोगों में बट गए, 6 मल्टीप्लाई 2। देन फैक्टर भीम ने देखा कि जो 12 के जो फैक्टर्स हैं, यानी 12 का जो 12 जो नंबर डिवाइड होता है वो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। यानी 12 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। भीम ने यहाँ पे ये भी देखा कि किसी भी नंबर का जो पहला फैक्टर होता है वो होता है 1, और जो लास्ट होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो नंबर खुद, यानी दे आर लिमिटेड, फैक्टर्स आर लिमिटेड, ये लिमिटेड होते हैं। इसके साथ साथ भीम ने शेयरिंग सीखी कि कोई भी चीज मिल बांट के खानी चाहिए, किसी भी काम को कोई भी चीज अकेले नहीं करनी चाहिए, मिलके खाने से ज्यादा मजा आता है। तो इसके बाद मैं बच्चों को ये स्टोरी सुनाने के बाद ये कह सकती हूँ कि बेटा इसी तरह से हम बाकी नंबर्स के वेक्टर के बारे में भी पता कर सकते हैं और हम उन्हें कुछ होमवर्क दे सकते हैं कि बेटा इन तरह वेक्टर्स को निकालो। आप स्टोरी के थ्रू निकालोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बच्चे इस होमवर्क को खुशी खुशी करेंगे। इसी तरह मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना हो, अलजेब्रा पढ़ानी हो, शेप्स पढ़ाने हो, इनको हम एक्टिविटी के थ्रू, फ्लैश कार्ड के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू हम इन्हें बच्चों को बता सकते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो एंजॉय भी करेंगे। सो यहाँ पे एक और है हैंड्स ऑन लर्निंग, पढ़ाई हमारे हाथों पर ही है। हैंड्स ऑन लर्निंग में आज टॉपिक इज, अगर मुझे आज बच्चों को पढ़ाना है रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। रेशियो एंड प्रपोर्शन एज अ किचन में तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, एक कप चाय बनाने से लेकर खीर बनाने में हर जगह हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अगर मैं बच्चों को इस टॉपिक के बारे में बताऊं, रेशियो, व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज प्रपोर्शन, उसे भी हम फिगर्स के थ्रू बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 डॉग्स एंड 2 कैट्स, बेटा मैं पूछूं बेटा डॉग्स कितने हैं, बच्चे बोलेंगे 3, कैट्स कितनी हैं 2, तो रेशियो यानी इनका रेशियो क्या, रेशियो यानी अनुपात, बच्चे बोलेंगे मैम
3 डॉग्स हैं एंड 2, यानी 3:2, 3:2। इस तरह से उनका रेशियो है। इसको हम, जो जेम्स आती है हमारे घर में, चॉकलेट जो पैकेट्स में कलरफुल जेम्स आती है, उसके थ्रू भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हम बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा हम कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ेंगे, आप एक एक जेम्स का पैकेट लेके, हम उसे खाएंगे नहीं, आप उसे लेके, ठीक है मैम। तो बच्चे जब जेम्स का पैकेट लेके आएंगे, मैं उन्हें बोलूंगी उसे आप ओपन करके रख दीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली जेम्स जो है उसमें 12-15 होंगी, कलरफुल जेम्स होती हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो कलर की। मैं सबसे पहले उन्हें बोलूंगी बेटा काउंट करो तो आपके पास टोटल जेम्स कितने। बच्चे बोलेंगे मैम 15 जेम्स। ठीक है बेटा, 15 जेम्स है। अब उसमें से देखो बेटा, रेड कलर की जेम्स कितनी है, ब्लू कलर की जेम्स कितनी है, येलो कितनी है, ग्रीन कितनी है, और उसको लिख लो। बच्चे काउंट करके लिख लेंगे, रेड 4 हैं, ब्लू 3 हैं, येलो कलर की 6 हैं, देन ऑरेंज कलर की 5, टोटल 15 उन लोग ने काउंट करके उस तरह से जेम्स लिखेंगे। मैं एक स्टूडेंट को खड़ा करके पूछती हूँ, हम पूछते हैं बेटा तुम्हारे पास टोटल जेम्स कितनी है, बच्चा बोलेगा 15, इसमें से रेड कितनी है बेटा, तो अपने जेम्स दिखेगा कि वो 4 जेम्स है, बोलेगा मैम 4। बेटा इसका रेशियो अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो जो टोटल है बेटा वो नीचे लिखते हैं और जो जितनी रेड है ऊपर। बच्चा लिखेगा रेड और टोटल का रेशियो कितना है, बच्चा लिखेगा 4:15। देखा बेटा, इसे हम रेशियो कहते हैं। इसी तरह से मैं दूसरे बच्चे को उठा के पूछूंगी बेटा आपके पास रेड कितनी है, हो सकता है उसके पास रेड कलर की 5 जेम्स। तो पूछूंगी बेटा ग्रीन कलर की कितनी है, तो ग्रीन तो 3। बेटा रेड और ग्रीन का रेशियो क्या होगा, रेड है 5, ग्रीन है 3, 5:3। मैं बोलूँ अगर मैं बेटा इसका अपोजिट कर दूं, ग्रीन और रेड का रेशियो क्या होगा, देखो मैम ग्रीन ऊपर आ जाएगी, रेड नीचे है, 3:5। इसी तरह से मैं कुछ बच्चों को उठा के अगर पूछूंगी, बोलूंगी इससे बेटा और बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, बच्चे जो है इसे बहुत खुशी खुशी करेंगे और उन्हें रेशियो और प्रोपोर्शन समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखिए, दिस पिक्चर शोज 2 बटरफ्लाईज एंड 1 फ्लावर। 2 बटरफ्लाई है और एक फ्लावर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लावर टू बटरफ्लाई। यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लावर टू बटरफ्लाईज, कौन सा आंसर सही है, 1:2, 1:3, 2:1। मैंने पूछा है फ्लावर टू बटरफ्लाईज, तो कौन सा रेशियो सही होगा, 1:2, 1:3 या 2:1। 2:1 मैम। एनीवन कोई बताएगा। 2:1। मैंने पूछा रेशियो फ्लावर, सो 1:2। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे आइडियाज आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने कुछ ही बताया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन या फैक्टर्स के बारे में या डेटा हैंडलिंग के बारे में। इस तरह और भी जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, यूनिटरी मेथड, शेप्स, इन सब के बारे में आप इसी तरह से फ्लैश कार्ड के थ्रू या एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के थ्रू आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। इसका एंड हमें ये मिलेगा कि हमें जो लर्निंग आउटकम्स मिलेगा, तो हमें एंड मिलेगा इसका, इसके थ्रू जब हम एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लेंगे बच्चों को। सबसे पहले चिल्ड्रन लर्न इन देयर ओन पेस, बच्चे अपने मुताबिक पढ़ाई करेंगे, अपने तरीके से पढ़ाई करेंगे। उन्हें ये नहीं लगेगा कि मैम जो है क्लास में आ रही हैं और बस बोर्ड पे सम सॉल्व कर देती हैं और 5 to 5 6 हमें होमवर्क में दे देती हैं और वो बस बिना कुछ समझे उसे सॉल्व करने लगते। उन्हें लगेगा नहीं मैम इसे हमारी डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ रही हैं, ये हमारे घर की बात है, हमें जो हम काम करते हैं उसके साथ रिलेटेड है, वो उसे देखेंगे और इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग मोर टाइम फॉर सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग, उन्हें अपने लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, यानी वो सेल्फ लर्निंग की ओर ज्यादा जाएंगे, वो खुद से पढ़ेंगे, बुक से कॉपी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन एट एवरी स्टेप इज इंश्योर्ड,
टीचर को ये देखना चाहिए कि हर बच्चा पार्टिसिपेट, यहाँ तक कि जो फर्स्ट बेंच पर बैठा है वो, या लास्ट बेंच पर, या जो स्लो लर्नर है या गुड लर्नर है, या जो कम बच्चों फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ सकता है, कुछ बच्चे अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। हर बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट करे, ये टीचर की ड्यूटी होती है। एज अ टीचर ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम देखें कि जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, वो चुपचाप है, वो नहीं बोल रहा, तो हम उससे भी पूछें और उससे भी इनकरेज करें। Because classroom teaching is based on child's needs and interest. क्योंकि जो क्लासरूम में जो टीचिंग है वो बच्चों की आवश्यकता और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए, ना कि टीचर के मुताबिक। हमारे मुताबिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम क्लास में गए और बोला कि नहीं ये काम तुम्हें करना ही है, भाई तुमने ये ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम तो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते। सो हमें देखना है कि बच्चे के इंटरेस्ट और चाइल्ड की नीड्स को हम ध्यान दी के उनकी जरूरत के मुताबिक ही काम। एंड लास्ट, टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर रेदर देन अ टीचर। हमें एक डिक्टेटर की तरह नहीं, एक टीचर की तरह नहीं, उनके फैसिलिटेटर की तरह उनसे बात करनी चाहिए, उनके साथ जाकर उनके पास बैठकर उन्हें समझाना चाहिए, ना कि बस मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो सब आता है, तो मेरी वजह से बच्चों को भी आना ही चाहिए, कैसे नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी छोटे बच्चे थे और हमें भी इसी तरह से सिखाया गया। आई फील कि हमें एज अ फैसिलिटेटर बात करनी चाहिए बच्चों के साथ रेदर देन अ टीचर। सो लास्ट एक कोट है मेरे पास, मैथ्स मे नॉट टीच अस हाउ टू ऐड लव और सब्ट्रैक्ट हेट, बट इट गिव्स अस होप दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। मैथ्स हमें ये तो नहीं सिखाता कि लव को कैसे हम अपनी लाइफ में ऐड करें या हेट को कैसे सब्ट्रैक्ट कर दें, बट ये हमें जरूर बताता है, ये होप जरूर देता है दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी अगर हम ध्यान से करेंगे तो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। सो आई होप कि आपको एंजॉय अच्छी लगी होगी मेरी ये टॉपिक। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल। If there is any doubt in this question, so ask me. Right? किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में? I have a doubt. Yes. Can you please explain once more about the ratios? वो जो factors वाला जो process था वो फिर से बता सकती हैं आप? कौन सा? Which जो one, भीम ma'am? वाला जो factor आपने लिया था? कौन सा फैक्टर? जो लड्डूस थे और वो आप फैक्टर की तरफ से बांट रही थी लड्डूस को। फैक्टर्स वाले में, फैक्टर्स वाला मैम। वो क्या मैम फिर से आप एक्सप्लेन कर सकती हैं? फैक्टर भीम वाला। यस मैम। ओके ओके। दिस वन मैम, दिस वन। यस मैम। मैम आपने पूरी स्टोरी सुनी थी? यस मैम। यस ओके। तो मैम यहाँ पे हम बता रहे थे व्हाट इज फैक्टर। तो जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो भी हमें ये पता करना होता है कि हमारा जो नंबर है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है विदाउट एनी रिमाइंडर, यानी बिना रिमाइंडर के वो किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं मैम टेबल नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, किससे डिविजिबल होगा। तो टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला लिख देते हैं, डेफिनेशन दे देते हैं कि फैक्टर इज अ डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। बट डिवाइजर का मतलब भी बच्चों को पता होना चाहिए। हम डिवाइड तो उन्हें सिखा चुके होते हैं, बट ये एक नया टॉपिक होता है फैक्टर। तो इसके लिए ही मैंने आपको स्टोरी बताई कि जब मैंने 12 लड्डूज लिए, जब उन्हें 2 लोगों में बांटा तो कितने लोगों को मिले? सिंगल उसने लिया भीम ने तो 1 into 12, यानी अकेला भीम लड्डू 12, 12 लोगों को एक अकेले ने 12 लड्डूज लिए। लेकिन जैसे ही उसकी फ्रेंड आ गई छुटकी, लड्डू 2 लोगों में बटे, यानी 2 person each one get 6 लड्डू। उसने एक एक दोनों साइड साइड रखा, उसने देख लिया 2 times 6। देन जब उसका फ्रेंड
नेक्स्ट फ्रेंड आ गई 3, उसने फिर उसमें से लड्डू निकाले 1 1 2 2 करके रखा, यानी एवरीवन गेट 4 लड्डूज 3 टाइम्स 4। देन उसका एक फ्रेंड जग्गू भी आ गया, उसने उसे भी देना चाहा। अब उसका जो है देखिए नंबर्स आप देखेंगे जो मैंने यहाँ फैक्टर लिखा वो पलट गए, यानी 4 टाइम्स 3, यानी 4 लोगों को 3 3 लड्डू में। तब तक में लास्ट में उसके जो फ्रेंड है 2 और आ गए, तो अब जो लड्डू है वो 6 लोगों में बटे और ये अपोजिट हो गया 6 टाइम्स 2, उन्होंने खा लिए वो लड्डू। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एवरी नंबर, जो इस नंबर से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं और जो हमारा आंसर आता है क्वोशिएंट, वो दोनों ही उस नंबर के फैक्टर होते हैं। 1 से डिवाइड किया तो 12 आया, 12 से डिवाइड किया तो 1 आया, 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, 6 से डिवाइड किया तो 2 आया, 3 से डिवाइड किया तो 4 एंड 4 से डिवाइड किया तो 3, एंड दे आर लिमिटेड। ये यहीं पे खत्म हो गया, यानी 12 14 से डिवाइड नहीं हो या 12 5 से डिवाइड नहीं हो। आई होप यू आर क्लियर। Yes, ma'am. And this method will help us हाँ। in teaching the students यानी in हमें future ये even. देखना है कि हमें जो है नंबर्स जो है वो फैक्टर्स पूरे यानी मिले, वो डिविजिबल है या नहीं ना। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू। एनीवन और किसी को किसी में कुछ डाउट हो? Yes, ma'am. यस I have doubt in ratio, ma'am. रेशियो में। ओके मैम, यस मैम बोले। दिस वन मैम। हाँ मैम बोलिए, क्या डाउट है मैम आपको? यस मैम, क्या डाउट है आपको? 2:1 क्यों नहीं होगा? 2:1 क्यों नहीं होगा? 2:1 क्यों नहीं? मैम आप स्लाइड पे लिखे क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने पूछा दिस पिक्चर शोज 2 बटरफ्लाईज एंड 1 फ्लावर। 2 बटरफ्लाई Yes, है ma'am. और 1 फ्लावर है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लावर टू बटरफ्लाई? मैंने पूछा फ्लावर का रेशियो बटरफ्लाई के साथ क्या है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब हम पढ़ते हैं तो जो नंबर हमारा वर्ड पहले आता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, यानी वो लेफ्ट साइड का हमारा नंबर होता है, और जो बाद वाला होता है वो नीचे डिनोमिनेटर होता है। मैंने बोला Yes, फ्लावर ma'am. टू बटरफ्लाई, फ्लावर मेरे पास कितने थे 1 और बटरफ्लाई कितनी थी 2, Yes. तो मेरा रेशियो हुआ 1:2। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछती बटरफ्लाई टू फ्लावर, तो आपका आंसर 2:1 राइट होगा। एम आई क्लियर मैम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, हमारे ma'am. लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारा न्यूमरेटर एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये हम बच्चों को क्लियर करेंगे। उसे हमें ऊपर लिखना है, नीचे उसे दूसरे नंबर को हमें नीचे लिखना है। Yes, ma'am. I understood, ma'am. Thank you. ओके, थैंक यू मैम। ओके, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछे। Yes, ma'am. I want to ask one thing from you. मैम एक्चुअली जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे या जो भी 1 2 क्लासेस के हैं, वो टेबल पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। यस, तो ये समस्या उनके साथ हमेशा होती है। जब वो क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं तो उसमें वो मिस्टेक कर देते हैं। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, उनको किस तरह से गाइड कर सकते हैं कि वो इस तरह की एरर्स कम करे और उसको इम्प्रूव करते चले जाएं? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि टेबल्स हम जब भी किसी भी एज में बच्चों से पूछें, अगर मैं कह दूं कि बच्चे मैं आपका कल टेबल टेस्ट लूंगी, तो बच्चे तुरंत मैम 2 दिन का टाइम दे दीजिए ना मैम, मैं लर्न करके आऊंगा ना मैम, तो मैं आपको तब मैं बताऊंगा, या मैम मुझे तो 10 तक याद है, 9 का टेबल लर्न नहीं है। क्योंकि बच्चे उसे एकदम रट लेते हैं और उनके आसपास कहीं कुछ नहीं होता, और ये हमें याद करना ही है, बिना लर्न किए ये हो भी नहीं सकता। बिकॉज स्पेलिंग जैसे हम लर्न करते हैं, टेबल ही एक मैथ्स में है जिसे हमें लर्न करना जरूरी होता है। इसके लिए गार्जियन ये कर सकते हैं, या क्लासरूम में हम स्लाइड्स लगा सकते हैं टेबल की, और उन्हें बच्चों को वीकली भी या रिवीजन कराएं, या राह चलते भी पूछें बच्चों से टेबल्स आईक्यू के टाइप से, बेटा बोलो 2 3 6, 2 5 10। अगर हम मिक्सअप करके पूछे, एक बबल टेबल ना पूछे, तो वो बच्चे उसे थोड़ा इजी वे कर पाएंगे। ये नहीं कि हमें इसे डांटते कि तुम्हें टेबल याद नहीं होता, तुम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, ऐसे कैसे करोगे, नहीं।
हम क्लासरूम में भी एक चार्ट बना सकते हैं, टेबल का चार्ट, और बच्चों को बोल सकते हैं अच्छा कल हम लोग 2 और 3 के टेबल को मिक्स करके पूछेंगे। मिक्स करके मैम कैसे पूछेंगी? तो मैं मिक्स करके कैसे पूछूंगी, जिसमें मैं बोलूंगी 2 1 जा 2, तो बोलो 2 3 जा 3 4 जा। अगर बच्चे लर्न करके आते हैं या पढ़ लेते हैं या सामने से, तो वो थोड़ा जल्दी उन्हें इंटरेस्ट आए, ओह मैं मिक्सअप करके भी पूछती हैं। और ये थोड़ा मेहनत का काम तो है, बच्चों को करना तो पड़ेगा ही, लर्न तो करना ही होता है। 20 तक लर्न कर लेते हैं, इसके बाद हम कुछ ट्रिक्स अप्लाई करते हैं जिससे उन्हें टेबल लिखना हम सिखाते हैं, जिससे हम वैदिक मैथ के थ्रू लिखते हैं, और उसके बाद उनके लिए वो इजी हो जाता है। बचपन में तो उन्हें याद करना ही पड़ेगा, हमने भी लर्न किया है, उन्हें भी लर्न करना ही है। सर Yes, thank you ma'am. Thank you for wonderful suggestion. Okay, so that's all for today. This is, then I hope you all are clear. So thank you. Okay, so मैम आई हैव अ डाउट। yes, स्टोरी मैम स्टेटमेंट सम्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसको टफ समझते हैं मैम, तो कोई ऐसा बताइए कि उपाय बताइए कि बच्चे उसको इंटरेस्ट से पढ़े और समझें। सॉल्व इट तो उन लोग इजीली बना लेते हैं, लेकिन स्टोरी सम्स में उन लोगों को देखते हैं सबसे पहले तो मैम आपने अपने सवाल का जवाब ही खुद ही दे दिया। कल तक हम इसे वर्ड प्रॉब्लम के नाम से बुलाते थे, स्टोरी सम्स की जगह लिखा होता है वर्ड प्रॉब्लम। जैसे ही हम किसी वर्ड के साथ प्रॉब्लम वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही डिफिकल्ट लगने लगती है। उसे आपने खुद ही चेंज कर दिया, आपने उसे बताया स्टोरी सम्स। तो जब आप वर्ड यूज करती हैं स्टोरी, तो बच्चे बोलते हो मैम कोई कहानी सुनाएगी। तो जब भी कोई स्टोरी सम्स हम क्वेश्चन बच्चों को दें, तो ये देखें कि वो उनसे रिलेटेड स्टोरी सम्स, उनके लेवल के ऊपर का ना हो। क्लास वाइज हम देखें कि वो बच्चों के लिए स्टोरी जो है उनसे रिलेटेड हो। जैसे कि अगर हम बच्चों को एडिशन की स्टोरी दे रहे हैं, तो हम यहाँ इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देयर आर 12 रेड कलर टॉफीज एंड 13 ब्लू कलर टॉफीज, है ना, इन योर हैंड, हाउ मेनी टॉफीज आर? बच्चे बोलेंगे वो टॉफीज। फिर एक क्वेश्चन भी उनके मन में आएगा, मैम ब्लू कलर की टॉफी होती है? अच्छा इमेजिन करने में क्या जाता है बेटा, चलो ब्लू कलर की भी टॉफी होती ही होगी, तो बताओ टोटल कितनी होगी? अच्छा बोलेगा एक हाथ में 12 रेड टॉफीज थी, दूसरे में ब्लू। वो फटाफट प्लस करेगा, पहले काउंट करके, यस मैम 25 टॉफीज हो गई मेरे पास। इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बता रहे, उनसे रिलेटेड स्टोरी होनी चाहिए। उनसे अगर रिलेटेड हो और उनके साथ चलें तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। और प्रॉब्लम वर्ड तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए उनके साथ, तो वो थोड़ा और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। और अगर हम उन्हें डरा के बताते हैं, तो अगर एक बार बच्चा गलत करता है और हम डांटते हैं या कट कुट कर देते हैं उनकी कॉपीज में, तो उन्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें प्यार से ही समझाएं कोई भी नई चीज। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, आप यही कहना चाहती हैं कि पहले बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज हो क्वेश्चन जब भी हम बनाएं वो बच्चों से रिलेटेड हो। अगर ओके हम मैम, उनसे रिलेटेड, उनके आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। उन्हें लगेगा कि नहीं ये हमारा सब्जेक्ट है, इसे हमें देखना है। जैसे अगर हम उन्हें शेप्स पढ़ा रहे हैं, अब हम उन्हें जैसे हम उन्हें शेप्स पढ़ा रहे हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे बेटा सर्कल, तो घर में मम्मा को चपाती बनाते देखते हो, मम्मा चूड़ी पहनती है, तुम्हारी साइकिल का टायर है, देखो सब सर्कल शेप में है। अगर हम उसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं सर्कल और स्फेयर को, हम लेंगे बेटा देखो सर्कल तो प्लेन मैंने बताया, अब स्फेयर, तो बच्चा बोलेगा मैम ट्रायंगल सर्कल क्यों नहीं है? तो हम उसे ये बता सकते हैं कि जो प्लेन शेप होती है वो फ्लैट होती है, यानी वॉल से चिपक जाती है, लेकिन जो स्फेयर होती है उसमें स्पेस होता है, वॉल में स्पेस है, वो स्फेयर है। दोनों का मेजरमेंट सेम है, सर्कल हैज नो कॉर्नर्स, स्फेयर हैज नो कॉर्नर्स, सर्कल हैज नो साइड्स, स्फेयर हैज नो साइड्स, दोनों का फेस भी एक है, लेकिन एग्जांपल्स में सर्कल आप जो देखोगे वो फ्लैट है और स्फेयर कर्व्ड है, यानी उसके अंदर स्पेस है। तो अगर हम उनसे बोले इसी तरह से और शेप्स के बारे में, तो वो बच्चे और अच्छे से समझ पाते हैं और वो अपने आसपास देखते हैं उस चीजों को, और एग्जाम्पल जो है आपको लाके दिखाते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे ज्यादा अच्छे से समझते हैं डे टू डे लाइफ। सो
That's all. Thank you, everyone. Oh, Thank you, ma'am. Wonderful session, ma'am. okay. Thank you, ma'am. Thank you so much.